तो आज Oppo ने अपनी Find X9 सीरीज के दो और फोन्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एक है Find X9s और दूसरा है Find X9 Ultra। इस वीडियो में हम Find X9s को कवर करेंगे, देखते हैं सीरीज में ये कहां स्टैंड करता है। इस वीडियो को आप इनिशियल इंप्रेशंस ना समझ के एक इनिशियल रिव्यू टाइप वीडियो ही समझना, क्योंकि मैंने कुछ चीजों को काफी डिटेल में कवर करा है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो Oppo के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। सबसे पहले इसके डिजाइन से शुरू करें तो फोन बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, क्योंकि 7.9 mm का है एंड कंसीडरिंग कि इसमें 7025 mAh की बैटरी है, सो ये इंप्रेसिव है। आपको देखने में फोन प्रीमियम लगेगा क्योंकि ये Find X9 वाली डिजाइन लैंग्वेज को ही फॉलो करता है। इसके डायमेंशंस भी एग्जैक्ट Find X9 वाले हैं और ये नॉर्मल फ्लैगशिप से हल्का सा छोटा है, क्योंकि स्क्रीन 6.59 इंचेस की है तो आपको कॉम्पैक्ट लगेगा। और इसका वेट 203 ग्राम्स है और क्योंकि एजेस कर्व्ड हैं, कॉर्नर्स राउंडेड है, तो इन हैंड फील भी बढ़िया है। ये 3 कलर्स में आएगा, सनसेट ऑरेंज, लेवेंडर स्काई और मिडनाइट ग्रे। मेरा ये ग्रे वाला है एंड आई हैव टू से मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा है। एंड पीछे ग्लास है और फिनिश भी मैट वाली है, तो हाथ नहीं छपेंगे। फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का है, तो बिल्ड क्वालिटी Find X9 सीरीज की तरह एकदम सॉलिड है। साइड्स का बताऊं तो लेफ्ट में एक स्नैप की मिलती है, ऊपर आपको एक आयर ब्लास्टर मिलेगा और राइट में वॉल्यूम बटन, पावर बटन है और नीचे की साइड एक स्पीकर, 2 माइक्स और एक सिम इजेक्टर ट्रे है। और ये जो USB-C पोर्ट है ये USB 2 वाला है। डेफिनेटली USB 3 होना चाहिए था, क्योंकि इससे डेटा ट्रांसफर स्लो होगा। और इसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा तो है, लेकिन इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप फोन को टेबल पे रख के यूज करते हो तो ये वॉबल नहीं करता। इसमें ड्यूरेबिलिटी वाइज भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। IP66, IP68, IP69 ये सारी रेटिंग्स मिलती है, तो आप इससे आंधी तूफान की फोटोज भी ले पाओगे। नेक्स्ट हम इसकी डिस्प्ले पे हैं, तो यहाँ 6.59 इंचेस 1.5K 120Hz 10-bit AMOLED डॉल्बी विजन सपोर्टेड LTPS फ्लैट डिस्प्ले है। सबसे पहले तो इसके बेजल्स काफी पतले हैं, तो आपको चलाने में बड़ा सही लगेगा। फिर इसके ब्राइटनेस नंबर्स भी अच्छे हैं, क्योंकि 1800 निट्स की HBM ब्राइटनेस है, जो कि काफी है। आउटडोर मैंने जितना टेस्ट करा मुझे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत फील नहीं हुई। फिर मैं आपको डिस्प्ले के कलर्स का बताऊं तो ये एग्जैक्ट सेम Find X9 वाले कलर्स प्रोड्यूस करती है और 100% DCI-P3 का सपोर्ट भी है, तो आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस एकदम सही रहेगा। प्राइम और यूट्यूब में आपको HDR कंटेंट देखने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR सर्टिफिकेशन नहीं है। यहाँ आपको डॉल्बी विजन मिलेगा। बाकी अगर आप रात में कंटेंट देखने वालों में से हो तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, इसके लिए यहाँ 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहते हो तो टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें। बाकी इस पे एक बेसिक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है, तो कुछ दिन उससे काम चल जाएगा। ये सब तो चलो इस डिस्प्ले के फीचर्स हैं, बट एक दो चीजें मैं हाईलाइट भी करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो है, लेकिन ऑटो सिलेक्ट पे रखोगे तो बहुत सारी एप्स 90 हर्ट्ज पे चलेंगी, सो इसको हाई पे रखना ताकि प्रॉपर 120 हर्ट्ज को एंजॉय कर सको। और तीसरी बात यह है कि बाय डिफॉल्ट इसका रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड पे सेट होके आता है, तो इसे आप हाई कर लेना। इसी डिस्प्ले में नीचे एक 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। ये ऑप्टिकल नहीं है, यानी हल्के गीले ऑयली हाथों से भी ये खुल जाएगा। और इसकी पोजीशन भी एकदम सही जगह पे दी हुई है, पाताल में नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको इसके स्पीकर्स का बताऊं तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और बढ़िया साउंड करते हैं, काफी एक कंप्लीट आवाज है। मेरे को ऐसा किसी चीज की कमी नहीं लगी, बाकी आप एक बार सुन के देखो। अब मेरे को तो आवाज बढ़िया लगी है, बट स्टिल अगर आपको कुछ चीज ना पसंद आ रही हो तो इसमें इक्वलाइजर भी मिलता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। और स्पीकर की पोजीशन भी सही जगह पे है, गेम्स खेलते हुए ब्लॉक नहीं होता। अब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ हमें MediaTek Dimensity 9500S मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसके साथ 12 GB की LPDDR5X रैम है और 256 GB या फिर 512 GB की UFS 4.1 स्टोरेज भी है। हार्डवेयर तो सॉलिड है। बेंचमार्क्स का बताऊं तो Antutu में ये लगभग 2.7 मिलियन लाता है। Geekbench CPU 2100 और 7100 के आसपास है। GPU स्कोर भी रिस्पेक्टेबल है। 3D मार्क में 6000 का बेस्ट लूप स्कोर और स्टेबिलिटी अराउंड 60% है, विच इज फाइन। फ्लैगशिप्स में इतनी ही आती है। और ऐसी टेस्टिंग में कोई भी फोन हो वो हीट काफी होता है, खास करके ऐसी गर्मी में। तो फोन को ठंडा रखने के लिए काफी बड़ा एक वेपर कूलिंग चेंबर भी दे रखा है और ये पिछली जनरेशन से 21.6% बड़ा भी है और इसका रिजल्ट दिख भी रहा है। 3D मार्क में मैक्स टेम्परेचर 37 डिग्रीज ही गया है, जो कि काफी सही। बाकी इस चीज का प्रैक्टिकल नमूना भी है, मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। नॉर्मल यूज में ColorOS काफी स्मूथ चलता है, बड़े ही फ्लूइड एनिमेशंस है इसके, क्योंकि इसमें आपको Oppo का Trinity इंजन भी मिलता है, जिसकी वजह से ही ये स्मूथनेस आती है। और बाकी डे टू डे परफॉर्मेंस तो सही है। अब जो मैं आपको हीटिंग वाली बात बता रहा था वो सुनो, क्योंकि छोटा फोन है तो आखिर गेमिंग में कुछ तो होता होगा। तो जितना मैंने 5-7 दिनों में टेस्ट करा है
ऑनेस्टली बताऊं, कुछ नहीं होता। मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूं। सबसे पहले गेंशिन इंपैक्ट मैक्स सेटिंग्स 30 मिनट्स में पूरे 60 FPS दे रहा है और फाइट्स में भी FPS ड्रॉप नहीं होते, आप ग्राफ में भी देख सकते हो। मैक्स टेम्परेचर भी 38 ही गया है तो फोन ठंडा रहता है। एंड ये एसी में टेस्ट नहीं करा मैंने, नॉर्मल 5 नंबर पे पंखा चला रखा था। इसके बाद वुदरिंग में मैक्स सेटिंग्स 30 मिनट्स में अराउंड 57 FPS आए हैं, बट इसमें हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स हुए हैं। और BGMI भी मैंने खेला 30 मिनट्स और अभी तो इसमें 90 FPS ही है और इतने मिलते भी हैं, बस इसमें टेम्परेचर हल्का बाकी गेम से ज्यादा गया था। स्टिल गेम प्ले में दिक्कत नहीं। बाकी बैटरी लॉस और सारी डिटेल्स आप इस चार्ट में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक टेस्टिंग डेटा का लिंक भी है जहां पे और ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये हर किसी के लिए काफी है। नेक्स्ट हम इसकी बैटरी को देखें तो 7200 mAh की बैटरी है और 80 वॉट की चार्जिंग भी है एंड एज यूजुअल बॉक्स में चार्जर आता है। इसके बैटरी एक्सपीरियंस का बताऊं तो मैंने इसे हमेशा हाईएस्ट रेजोल्यूशन और हाईएस्ट रिफ्रेश रेट पे रखा है और मेरा AOD हमेशा बंद रहता है। तो पहले दिन मैंने ये सारे गेमिंग टेस्ट करे और कुछ 40-50 मिनट फोटोज खींची और कंटेंट भी देखा और ऐसे यूसेज में सेशन टाइम 10 घंटे है और 6 घंटे का SOT आया है, जो मेरे ख्याल से अच्छा है क्योंकि फोन 5-6 घंटे तो 5G में ही था। और अगर आप नॉर्मल सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कॉल टाइप्स के बंदे हो तो ये आपको अराउंड 7 घंटे 40 मिनट का SOT देगा, जो कि मोर देन इनफ होगा। और अभी तो कुछ दिन फोन आपके पैटर्न को समझेगा भी, तो ये बेटर ही होगा। तो गेमिंग हो या नॉन गेमिंग, बैटरी इसकी सफिशिएंट चलेगी। चार्जिंग का बताऊं तो इसके 80 वॉट के अडेप्टर से ये 29 मिनट्स में 50% चार्ज होता है और 1 आवर 5 मिनट्स इसको फुल चार्ज होने में लगते हैं। और इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, जो कि होना चाहिए था। फिर इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखें तो Wi-Fi 7 है और Bluetooth 6.1 के साथ NFC भी है। आप एक फिजिकल सिम और दूसरी eSIM भी लगा सकते हो और जितना मैंने यूज करा है मुझे कोई खास दिक्कत आई नहीं है। और इसमें वो वाला फीचर भी है कि आप आसपास के लोगों को बिना नेटवर्क के वॉइस कॉल्स कर सकते हो। कंडीशन बस ये है कि सामने वाले के पास भी Oppo या OnePlus का फोन होना चाहिए। पार्किंग जैसे एरियाज में ये चीजें यूजफुल होती है। नेक्स्ट हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके कैमरास पे आए तो आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और Find X9 के कंपैरिजन में हार्डवेयर में फर्क है। जैसे मेन कैमरा का सेंसर अलग है, काफी जगह सेंसर साइज में फर्क है और एपर्चर में भी फर्क है क्योंकि हायरार्की में ये Find X9 से नीचे आता है। बट जो चीज नहीं हटी वो है हैसलब्लैड पार्टनरशिप और ल्यूमो इमेज इंजन। ये बाकी के Find X9 में भी है और इसमें भी। फिलहाल मैं आपको सैंपल्स दिखाऊं तो मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा से फोटोज देखो। डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों में ही आप नोटिस करोगे कि डिटेल्स बढ़िया है और फोटोज कॉन्ट्रास्टी आती है। इवन लो लाइट में भी लाइट का कंट्रोल बड़ा सही है, नॉइस ज्यादा विजिबल नहीं होता। फिर ह्यूमन फोटोज देखें तो थोड़ा कलर बूस्ट करता है, स्लाइटली ब्यूटीफाई भी करता है, बट इतना नहीं कि नेचुरल ना लगे। नॉर्मल यूजर्स को तो ये टोन अट्रैक्टिव ही लगती है। बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, ह्यूमन पोर्ट्रेट्स हमेशा 3x पे ही लेना। 95% ऑफ द सिचुएशंस में आपको इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया लगेगा। बैकग्राउंड ब्लर, सब्जेक्ट सेपरेशन वगैरह सब कुछ बहुत सही आता है। ओवरऑल इमेज थोड़ी कॉन्ट्रास्टी आती है बट क्वालिटी अच्छी है। बाकी अगर आपको नेचुरल फोटोज चाहिए तो मास्टर मोड मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हो और ये सभी लेंसेज के साथ काम करता है। बस पोर्ट्रेट मोड में मास्टर मोड अवेलेबल नहीं है। मेरे ओपिनियन में आपको नॉर्मल वाला रिजल्ट बेटर लगेगा। अब हम जूम की बात करें तो ये 120x तक जूम करता है, जैसे कि 3x ऑप्टिकल जूम है, फिर आप 6x और 10x भी है। एक और देखो, ये फोटो 1, 3 और 6x में और फिर 10, 30 और 120x में। 30x तक तो फोटोज यूजेबल ही रहती हैं। अगर आप 120x पे जाओगे तो फिर AI प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, फिर ये डिटेल्स को आर्टिफिशियली एनहांस करता है। लेकिन अगर आप 3x पेरिस्कोप लेंस जूम के लिए यूज करोगे तो डिटेल्स भी इंप्रेसिव मिलती हैं और कलर्स भी कॉन्ट्रास्टी आते हैं और आपको बैकग्राउंड में नेचुरली डेप्थ और ब्लर भी मिल जाएगा और सिर्फ फोटोज ही नहीं, ये वीडियोस के साथ भी है। फिर आप इसी अल्ट्रा वाइड से मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो और वो भी सही दिखती है। कुछ थोड़े बहुत सैंपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर हम सेल्फीज की बात करें तो इंप्रेसिव आती है, कलर टोन और डिटेल्स वगैरह सही प्रिजर्व करता है और आप हल्का सा वाइड भी जा सकते हो। पीछे ग्लास में से धूप आ रही है बट डायनेमिक रेंज का जो बैलेंस है वो अच्छा है। इवन लो लाइट सेल्फीज भी ठीक ले लेता है, परफेक्ट नहीं है बट अच्छा है। स्किन टोन क्लोज टू नेचुरल है, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं करता और आप सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हो बट यहाँ एजेस कभी कभी थोड़ी हिट और मिस हो सकती है। और एक एक्सपैंड मोड भी मिलता है जो फोटोज को थोड़ा और वाइड सिनेमैटिक लुक देता है और इसमें अलग अलग फिल्टर्स भी हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फीचर है, सबके लिए नहीं है। अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 4K 60 FPS डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग सभी कैमराज में मिलेगी और मैंने अलग अलग एनवायरनमेंट में वीडियोस बनाई हैं और मेरे को आउटकम बढ़िया लगा है। कोई रैंडम हेज नहीं आती, सन फ्लेयर्स भी नहीं है और 3x पेरिस्कोप से भी वीडियो सही रिकॉर्ड होती हैं। बीच में मैंने 6x पे शिफ्ट भी करा था, आप ट्रांजिशन और आउटकम दोनों देख सकते हो। ब्रॉड डे लाइट में तो काफी क्लियर है और रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप इजिली लेंस से स्विच कर सकते हो। सेल्फी वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेबलाइजेशन तो सही है और फ्रेम जो है वो डिसेंटली वाइड भी है और डायनेमिक रेंज भी सही मैनेज कर रहा है, तो मोर और लेस दिक्कत नहीं है। ऐसे तो मैंने डॉल्बी विजन वीडियो भी बनाई थी बट वो यहाँ सही से प्रोसेस नहीं होगी, इसलिए मैं आपको ऐसे कैमरा से ही दिखा रहा हूँ। एंड एज एक्सपेक्टेड काफी ब्राइट है और डायनेमिक रेंज ऑन
पॉइंट आ रही है। बाकी सब ठीक है, बस इसमें पोर्ट्रेट वीडियोस अवेलेबल नहीं है, वो इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलती है। ओवरऑल काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अलग अलग मोड्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड पोर्ट्रेट फोटोज और जूम डेफिनेटली इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी अगर आपको इमेजेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक भी है, आप बढ़िया डाउनलोड करके जूम करके आराम से देखो। नेक्स्ट मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर का बताऊं तो ColorOS 16 मिलता है, 5 साल के OS अपडेट्स हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया ही है कि एनिमेशन फ्लूइड है, और क्योंकि ये पैरेलल भी है तो और बेटर लगते हैं। फिर इन्हीं की फ्लक्स थीम्स भी है, जैसे फोल्डर्स को रिसाइज कर सकते हो, आइकन थीम्स और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस भी है। आप मोशन फोटोज को वॉलपेपर लगा सकते हो, वीडियोस को भी एज वॉलपेपर लगा सकते हो, और हमें O+ कनेक्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने फोन को मैक या विंडोज से कनेक्ट करके फाइल शेयरिंग, पीसी रिमोट कंट्रोल वगैरह ये सब कर सकते हो। और अब गूगल की पार्टनरशिप के बाद आप क्विक शेयर से ही एप्पल डिवाइसेस को भी फाइल शेयर कर सकते हो, और ये फीचर इस फोन में भी है। और फिर आपको स्नैप की मिलती है, जिसके काफी सारे यूज केसेस हैं, जैसे पर्टिकुलर कैमरा मोड खोलना हो या माइंड स्पेस चलाना हो, वो आप कर सकते हो। शुरू में आपको ओप्पो की एप्स के अलावा ये सारी एप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, इसमें से गंदी वाली कोई नहीं है, आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। और इनके ऐप स्टोर से नोटिफिकेशंस भी आती है, तो वो बंद कर देना। और लॉक स्क्रीन पोस्टर भी आपको बंद करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। एआई फीचर्स में पुराने वाले जैसे एआई राइटर, माइंड स्पेस और एआई सर्च वगैरह तो है ही, बट एक दो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसमें से पहला है AI माइंड पायलट। इसमें आपको 3 मॉडल्स मिलेंगे, जेमिनी, ChatGPT और परप्लेक्सिटी। तो जैसे ही आप क्वेरी पूछोगे तो ये आपकी क्वेरी को एनालाइज करके उसके हिसाब से एक AI मॉडल चूज करता है, और फिर उस हिसाब से ये आपको आंसर करेगा। और आंसर आने के बाद आप चाहो तो एक साथ तीनों मॉडल्स का भी रिस्पॉन्स देख सकते हो। तो ये तो मुझे डेली लाइफ में काम आने वाली चीज लगी है। दूसरा है AI बिल मैनेजर। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये आपका खर्चा मैनेज करेगा। इसमें आपको बस रिसीट की फोटो डालनी है, या आप डायरेक्टली भी अपना एक्सपेंस ऐड कर सकते हो, और ये अपने आप अमाउंट को कैलकुलेट करके उसको सेव कर देगा। ओवरऑल फोन का पैकेज ठीक है, जैसे कैमरा अच्छा है और परफॉर्मेंस भी मेरे को सही लगी। ये 12GB रैम और 256GB या 512GB स्टोरेज वेरिएंट्स के साथ आएगा। बट जैसी मार्केट की सिचुएशन है, इसका प्राइस 79,999 है, जो कि हायर साइड पे है। इसकी सेल 28 मई से शुरू हो जाएगी। बाकी इसका रिव्यू चाहिए तो बताना। और आज के लिए मेरा हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।